कहानी इज्जत का सवाल के पहले भाग में आपने जाना कि कहानी की लेखिका अर्थात चांदनी को अचानक पता चलता है कि उसके घर की छत पर कोई अनजान आदमी है। घबराकर वो अपने देवर के बेटे सुशील को फ़ोन कर बुलाती है और फिर सुशील, उसके देवर, उसके पति और उनका एक अटेंडेंट आशाराम सब आकर के छत पर जाते हैं। अब आगे पैरों में चमकते हुए से कोई ब्रांडेड स्पोर्ट शूज और पीठ पर पतला सा पिट्ठू बैग था। बेहद सधे कटावदार नाक नक्श, गुलाबी चमकती त्वचा और हल्के से घुंघराले घने काले बाल उसकी काजू बादाम वाली डेली डाइट को बयान कर रहे थे। इस पर चेहरे और आंखों में इतनी बला की मासूमियत झलक रही थी कि कोई भी आसानी से उस पर फिदा हो जाए। साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी सभ्य और धनी परिवार का लड़का है। तभी अचानक, जब तक वो संभल पाता, उस पर लात घूंसों की बौछार शुरू हो चुकी थी। सुशील छलांग लगाकर उसका कॉलर घसीटते हुए जोर से दहाड़ रहा था। बोल, क्या करने आया था यहाँ? चोरी करने आया था? भूलता क्यों नहीं? सुमित के पापा भी जोर जोर से उसे थप्पड़ मार रहे थे। मेरे घर में घुसेगा? अब देख क्या हाल करता हूं मैं तेरा। सुशील, पुलिस को फोन लगा, FIR लॉन्च करवा। शिशिर भैया और आशाराम भी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे हिला हिलाकर लात घूंसे चला रहे थे। पर इस सब के बीच वो लड़का अपना सिर सीने तक झुकाए चुपचाप सिर्फ पिट रहा था। न आंखें ऊपर उठी थी और न जुबान हिली थी। जब ये लोग मारते मारते थक गए तो उसे खींचते हुए नीचे लाया गया। बाहर वाले बरामदे में एक कोने में उसे छोड़कर ये सारे लोग गुप्त मंत्रणा में लग गए थे। अब तक उसके दोनों दोस्तों को भी अंदर लाया जा चुका था और उनसे पूछताछ चल रही थी। वो दोनों भी अच्छे घरों के ही लग रहे थे और बार बार बस एक ही बात कहे जा रहे थे, अंकल ये चोरी करने नहीं आया, आप लोग प्लीज हमारी बात का विश्वास करिए। हम लोग तो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे ID कार्ड्स, बैग्स, बुक्स कुछ भी चेक कर सकते हैं। बस प्लीज पुलिस को मत बुलाइए और इसके घर वालों को मत बताइए, इसके पापा इसकी जान ले लेंगे। पर यह पूछने पर कि उनका दोस्त हमारी छत पर आया ही क्यों, वो एक नजर अपने दोस्त पर डालकर चुप लगा जाते थे। चौड़े से वरांडे के एक तरफ कोने में थे मेरे घर के चारों प्राणी और उस लड़के के दोनों दोस्त। अंदर लॉन की तरफ दीवार से सिर टिकाए वो लड़का खड़ा था, बिल्कुल निढाल, गिरता हुआ सा। टहलते हुए मैं उसके पास जा पहुंची और धीरे से उससे कहा, बता क्यों नहीं देते हो, क्यों आए थे हमारी छत पर? देखो अभी भी बता दो, वरना बाद में पुलिस के आने के बाद शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ढीठ की तरह जैसे मुंह में दही जमा हो खड़ा रहा। पुलिस आ पहुंची थी। आते ही घाक पुलिस इंस्पेक्टर उस लड़के पर नजर डालते हुए बोला, अरे वकील साहब, ये कोई चोरी वोरी का मामला नहीं है। कमाल है, आप ही नहीं समझ पाए। फिर पान से रंगे दांत निपोड़ते हुए दुष्टता से हंसते हुए बोला, ये तो प्यार मोहब्बत का ही किस्सा लगता है। पुलिस के आने के बाद मैं अंदर आ गई थी, पर मन बाहर ही लगा था। सब कुछ निपटने के बाद जब सुशील, शिशिर भैया और सुमित के पापा अंदर आए, तब मुझे सारा हाल पता चला। ये तीनों लड़के वाकई में IIT की कोचिंग ले रहे थे। हमारे बिल्कुल बगल वाले घर में मिस्टर बासु रहते हैं, जो काफ़ी कठोर अनुशासन वाले हैं। न स्वयं और न अपने परिवार को किसी से अधिक मिलने जुलने देते हैं। उनकी एकमात्र संतान है मौनी, जिसने अभी अभी 10th की परीक्षा दी है। आज मौनी अपना बोर्ड का आखिरी पेपर देकर घर आई थी और तब उसे पता चला कि मम्मी पापा ज़मीन की रजिस्ट्री कराने बाहर गए हैं और उन्हें आते आते रात हो जाएगी। इतने दिनों बाद कड़ी पढ़ाई से छुटकारा मिला था, मस्ती करने का मन हो रहा था। खेल खेल में ही फ़ोन करके मौनी ने अपने दोस्त को घर बुला लिया, जिसे वो बहुत पसंद करती थी। उधर बीच रास्ते में ही बासु साहब को पता चला कि आज किसी कारण से रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहेगा,
तो वे वापस चले आए। अचानक पापा मम्मी को बाहर आया देख मौनी बुरी तरह घबरा गई और उसने अपनी जान की कसम देकर इस लड़के को, जिसका नाम अथर्व था, ये कहते हुए छत पर भेज दिया कि जैसे भी हो तुम छतों होते हुए बाहर निकल जाना, पर नीचे मत आना। अगर मेरे पापा के सामने पड़ गए तो वे मुझे मार ही डालेंगे। और उसने रोते हुए उसे ये कसम भी दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। अब अथर्व के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मौनी की छत से बगल वाली छत पर कूद जाए, और ये छत इत्तेफाक से हमारी निकली। अब परेशानी यह थी कि हमसे अगली वाली छत के बीच काफी अधिक फासला था और छलांग मारने का सोचा भी नहीं जा सकता था। इस तरह अथर्व के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय हमारे गेट से बाहर जाने का। इस पूरे प्रकरण में उसके दोनों दोस्त उसका साथ दे रहे थे। फर्क बस इतना था कि अथर्व ऊपर था और दोनों दोस्त नीचे सड़क पर। और तभी तीनों ने मोबाइल से बात करके यह तय किया कि इसी घर में रहने वालों से रिक्वेस्ट करी जाए और अथर्व को बाहर निकाल लिया जाए। शिशिर भैया ने बताया कि भैया ने पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया कि किसी युवा लड़की की इज्जत का सवाल है, बात ढकी छुपी रहे यही बेहतर है। वैसे भी बासु साहब को अगर ये पता चल जाता तो वो मौनी के संग जाने क्या करते। भैया बता रहे थे कि इंस्पेक्टर उन लड़कों से इशारों में पैसा लेने की बातें भी कर रहा था और ये लोग अटकलें लगाने में लगे थे कि पढ़ने वाले बच्चों ने माँ बाप से छुपाकर इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा। इन चारों लोगों की बातें चलती जा रही थी पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं उठकर अंदर कमरे में आ बिस्तर पर गिर गई थी, बिल्कुल निढाल। मन भाग चला था 28 वर्ष पूर्व के सफर पर। अधमुंदी आंखों के आगे नाचने लगी थी कच्ची उम्र की अल्लड़ नादान सी रूप गर्विता चांदनी। मेरे बाबूजी के घर का आंगन और वो मनहूस संध्या जब अचानक ही बाहर वाले दीवान खाने में बाबूजी की भारी भरकम आवाज सुनाई दी थी, चंदा। कहानी का दूसरा भाग बस यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।